हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। लास्ट टॉपिक है हमारा ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट सेकंड का। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी एंड अमलगमेशन ऑफ ए कंपनी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का मतलब क्या होगा। Holding company accounts refers to the financial statement and record maintained by holding company which reflect its financial activities and those of its subsidiaries. The primary purpose of these accounts to provide a comprehensive and consolidated view of the financial health, performance and cash flow which can be determined through the cash flow statement of the entire corporate group under the control of holding company. Holding company accounts are vital for the presenting a clear integrated picture of financial performance and position of a corporate group, supporting better management business, ensuring regulatory compliance and for fostering shareholder confidence. होल्डिंग कंपनी अकाउंट का मतलब क्या होता है। जो कंपनी एक दूसरी कंपनी को होल्ड करके रख रही है, मतलब उसके शेयर्स को, ज़्यादातर शेयर्स उसने उसके टेक ओवर कर रखे हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स को टेक ओवर कर लिया है, तो जो टेक ओवर जिस कंपनी ने किया वो होल्डिंग कंपनी है। वो उसके सारे अकाउंट, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखेगी। दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। देखो, कंपनी ए है, वो हमारी होल्डिंग कंपनी, कंपनी बी हमारी सब्सिडरी कंपनी। किस तरीके से है, कंपनी ए ने सारे जितने भी शेयर्स है कंपनी बी के, वो मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो उसके खुद के पास कंट्रोल में है। वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चल रही है कंपनी ए। तो कंपनी ए उसकी होल्डिंग कंपनी हो गई, कंपनी बी उसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। अब बात आती है टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। कितने तरीके के हमारे होल्डिंग कंपनी अकाउंट होते हैं। फर्स्ट हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द डिटेल ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन स्टेटेड बिलो। Consolidated balance sheets. Balance sheet statement presents the combined financial position of the holding company and its subsidiary company at a specified point in time. It includes all assets, liability, and equity interest of entire group, eliminating any intra-group balance and transaction. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। बैलेंस शीट जो आपकी स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करेगी कम्बिनेशन फाइनेंशियल पोजीशन का, होल्डिंग कंपनी का भी और सब्सिडरी कंपनी का भी, दोनों को कंबाइन करके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करेगी। जितने उनके एसेट्स है, लायबिलिटी है, इक्विटी, इंटरेस्ट है, हर एक चीज को कंबाइन करके, हर एक चीज को इंक्लूड करके वो पूरी बैलेंस शीट को शो करेगी। उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। अब आते हैं कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। Cash flow statement provides a combined view of cash inflow and cash outflow from operating, investing, and financing activity of holding company and its subsidiary. It helping in understanding the liquidity and the cash management of the group. Consolidated cash flow statement का मतलब क्या होगा। सारा जितना भी कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों कंपनी से, सब्सिडरी और होल्डिंग, वो सारा हम एक साथ दिखाएंगे। सबको कंबाइन करके उनकी लिक्विडिटी को, कैश को मैनेज करेंगे। वो सब चीज़ें हम शो करेंगे। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। द स्टेटमेंट शोज द चेंज इन इक्विटी एंड सच एज शेयर्स, कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड अदर रिजर्व्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी ओवर अ पीरियड इंक्लूडिंग इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स लाइक डिविडेंड्स। इसके बाद जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हमारी चेंज हो गई इक्विटी के अंदर, कुछ भी भाई रिटेन अर्निंग चेंज हुई है, कैपिटल चेंज हुई है होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी की, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, वो भी उसके अंदर दिखाई जाएगी। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट। पहले हमारी एडवांटेज दी गई है यूनिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड्स अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ द एंटायर कॉर्पोरेट ग्रुप एंड फाइनेंशियल performance. This means financial statement offer a single holistic snapshots of the group's finance combination. The data from all subsidiaries, shareholders include investor, creditors and management can analyze the group financial status and needed the piece together information from separate entity. Thus unified reporting reduce the complexity including the financial analysis and decision making. Unified financial रिपोर्टिंग हमें पूरी फाइनेंशियल जो भी हेल्थ होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है सब्सिडरी कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की, वो पूरी प्रोवाइड करवाती है। होल्डिंग कंपनी हमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी कि भाई कितने हमारे, जो पूरा कम्बिनेशन करके बताती है कि भाई होल्डिंग कंपनी के पास इतना है, सब्सिडरी के पास इतना है, ताकि ये चीज़ें आपके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहे। उनको पता चल जाए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है, क्या आपका स्टेटस है फाइनेंशियल।
तो ये चीज़ें उनको सेपरेटली सारी चीज़ें सजेस्ट करती है। होल्डिंग कंपनी अकाउंट हमें ये चीज़ को बताता है। एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, होल्डिंग कंपनी अकाउंट फॉलो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ensuring the financial information presenting in constant, reliable and comparable. These clarity help in the shareholder understand the true financial position and performance of the entire group. Enhanced transparency fosters trust among investors, creditors, regulatory bodies and other stakeholders by providing accurate and comprehensive financial information. This trust is critical for the reputations and credibility of the holding company. ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करता है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई हर चीज़ आपको पूरी फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सही तरीके से शो करता है, क्योंकि ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने काम को करता है, सारी चीज़ें क्लियरली दिखाता है ताकि जो शेयर होल्डर है वो उनको भी पता चले कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या है, उनको परफॉर्मेंस का पता चले, पूरी चीज़ें को ट्रांसपेरेंटली शो करता है होल्डिंग कंपनी अकाउंट। इसलिए ये अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखेंगी। नेक्स्ट है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। बाय हैविंग अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, द होल्डिंग कंपनी कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट वेयर to allocate resources to ensure the capital, personnel and other resources are directed towards the most probable and high potential areas within the group. Efficient resource allocation based on the comprehensive financial data aids in the strategic planning. The holding company can prioritize investment, divest underperforming entity and leverage group अपॉर्चुनिटीज इफेक्टिवली। रिसोर्स का लोकेट करने के लिए भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी व्यू को चेक करके होल्डिंग कंपनी जो है वो डिसीजन लेती है कि कितने कितने रिसोर्स एलोकेट किए जाएंगे, किस तरीके से रिसोर्स को हम एलोकेट करेंगे। कैपिटल, पर्सनल रिसोर्सेज जो भी है वो सारी चीज़ें डायरेक्ट की जाती हैं प्रॉफिटेबल और हाई पोटेंशियल एरियाज ग्रुप्स को ही, जो प्रॉफिटेबल जिनको दिख रहा है कि भाई ये प्रॉफिट दे रहे हैं उन्हीं को उसी तरीके से रिसोर्स का एलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। Then tax efficiency, holding company can benefit from various tax planning strategy including deduction credit and diversion available at the group level. Consolidated accounts provide a clear picture of those opportunities, enable effective tax planning to minimize tax liability. Consolidated financial statement allow the holding company to offset profits and losses across different subsidiaries. This means can a subsidiary incur loss, it can be offset against the profit of the another, reducing the overall tax burden of the group. टैक्स एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। होल्डिंग कंपनी बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है टैक्स की प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट्स को, क्योंकि इनको बताया जाता है कि सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कि सजेस्ट किया जाता है कि आप किस तरीके से टैक्स को कम कर सकते हैं। टैक्स की एक पूरी क्लियर पिक्चर दिखाई जाती है। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स जो है वो पूरी पिक्चर दिखाते हैं, आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं कि टैक्स की प्लानिंग आपको किस तरीके से करनी है और किस तरीके से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी से बच सकते हैं, किस तरीके से आप उनको कम कर सकते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट आपको शो की जाती है कि भाई आप लॉसेस से या टैक्स लायबिलिटीज से किस तरीके से बचेंगे। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल ऑप्शन, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल सब्सिडीज टिपिकली मेक होल्डिंग कंपनीज लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स आर लाइकली टू सी द होल्डिंग कंपनी safer, but due to diverse operations and overall financial stability presented in consolidated accounts, a strong consolidated financial position can enhance the holding company credit ratings, and this improved rating can lead to better borrowings terms and lower interest rates and more favorable condition and sinking external financing. आपको फाइनेंसिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं फाइनेंस के लिए, क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को ये पता होता है कि भाई ये होल्डिंग कंपनी है, ये सेफर कंपनी है, ये चीज़ डाइवर्स करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, तो ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है आपकी होल्डिंग कंपनी की, तो उससे आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बढ़ जाती है। तो आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो आपको पैसा मिल जाता है, आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। उस वजह से देखो, अगर आपका नाम होगा, आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो आपको चीज़ें भी ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं। अब अगर किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी भाई। डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब दोनों ही जगह की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जब आप रिपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स तो होंगी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस मल्टीपल सब्सिडरीज इन कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होगी जब दोनों के साथ में मिलकर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताएंगे, दिखाएंगे। तो इट इंक्लूड्स एलिमिनेटिंग इंटर ग्रुप transactions, consolidated intercompanies balance and ensuring constant accounting policy across
All entities preparing consolidated financial statements often requires a high level of expertise in accounting and financial reporting. The need of specialized knowledge increase the demand for skilled accounting of financial performance, adding the operational cost. देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि आपको हर एक चीज़ की रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या होता है कि अब उस चीज़ को सही तरीके से रिपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिएगा, जो स्किल्ड बंदा, जिसको पता हो कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इस वजह से जब आपको कोई एक्सपर्ट बंदा वहाँ पे लेके आना पड़ता है, कोई स्किल्ड बंदे को आप वहाँ पे डिमांड करते हैं, लेके आते हैं। तो अगर आप नॉर्मली करवाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लॉस ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी ट्रांसपेरेंसी, इंडिविजुअल कोई एंटिटी आपकी नहीं रहेगी क्योंकि आपने कंपनी को होल्ड कर रखा है। सब्सिडरी कंपनी की तो कोई इंडिविजुअल एंटिटी होगी ही नहीं क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सारे उसके शेयर्स को मिनिमाइज़ कर लिया, सारा कंट्रोल उसके पास है। तो आपकी एक इंडिविजुअल एंटिटी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। वाइल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ comprehensive view of holding company overall performance. They can observe the financial health of the performance of individual subsidiary. Enhance detail about the profitability and financial challenge of the such subsidiaries might get loss on the aggregations. Potential problems within the individual subsidiary might not be readily apparent in the consolidated account, making it difficult for management and external stakeholders to identify address issues early. इसके बाद आपके मतलब लॉस होंगे, इंडिविजुअल एंटिटी आपकी कोई नहीं रहेगी। फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इंडिविजुअल सब्सिडीज आप नहीं शो कर पाएंगे क्योंकि सारे शेयर आपके, सारा कंट्रोल आपका होल्डिंग कंपनी ने ले रखा है। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है जो आपको शो करनी होती है। तो आपको उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसपेरेंसी को शो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल कंपनी की। रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंज, उसको रेगुलेट करना, उसको मतलब पूरा कंप्लीट करना टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली, वो थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाता है। सब्सिडी ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज और रीजनिंग बाय द सब्जेक्ट टू वेराइंग लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टैक्स लॉज एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अलाइंग दिस डिस्पैट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इनटू द सिंगल सेट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट significant challenge. Failing to comply with all relevant regulations and accounting standard can result in legal penalties, financial restrictions or damage to holding company reputations. अब आपकी कंपनी ने, आप होल्डिंग कंपनी है, दूसरी कंट्रीज के अंदर आपने सब्सिडी ले रखी है, जो आपकी दूसरी कंपनीज हैं, सब्सिडी कंपनी है, तो उसके अंदर उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके टैक्स लॉज, उनको समझना, उनको कंप्लीट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली काम करना। इंट्रा ग्रुप transactions complex. Intra-group transactions such as sales, loans, transfers, assets such as eliminating during the consolidated process of avoiding double counting. This can particularly complicated when transactions are numerous or involves complex arrangement. Determining and documenting appropriate transfers, price and intra-group transaction to comply with the regulatory requirement can be difficult, and mismanagement of transfer pricing can lead to tax penalties and dispute with the tax authorities. अब इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स जो होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आपको टैक्स, आपको लोन लेना है, सेल करनी है, ट्रांसफर करनी है एसेट्स, तो वो चीज़ें बहुत थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है। कई बार भाई सब्सिडी वहाँ पे हमारे यहाँ पे होल्ड कर रखी है, हमने वहाँ से ले ली है, या कुछ भी चीज़ है, उनको डिटरमाइन करना, हर एक चीज़ को अलग अलग चीज़ें। देखो, जब आप दो चीज़ों को लेके चलते हैं ना तो थोड़ा सी डिफिकल्टीज आपको आती हैं टैक्स पेनल्टीज पे करने में। डिस्प्यूट हो जाता है टैक्स अथॉरिटीज के अंदर, भाई आपको कहाँ पे करनी है, कितनी पे करनी है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर द मिसअलाइंड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी. Subsidiary may have an objective and strategy that differ from those of holding company. The need of aligning subsidiary goals with the holding company overall strategy can lead to conflict and insufficient. Executives and managers subsidiaries may prioritize local or entity-specific entity that conflict with the holding company. Broader goals leading to the challenge of the governance and the strategic coherence. देखो, ऑब्जेक्टिव और पोटेंशियल स्ट्रेटजी मतलब कि आपको नहीं पता सब्सिडी कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको समझना, मिस अलाइंड करना उन सब चीज़ों को। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं स्ट्रेटजीज के अंदर कि भाई होल्डिंग कंपनी कुछ बोलती है, सब्सिडी कंपनी कुछ बोलती है, चाहे वो सारा कंट्रोल रखती है, फिर भी गोल्स के अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ें मैनेज करना एक थोड़ी सी डिफिकल्ट टास्क है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती है। कोई स्किल्ड बंदा जिसको एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें कर सकता है।
इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो गई है और होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक हमने आज कवर कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।